मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय व्यक्ति विशेष देख रहे हैं। हमारी टीम क्षेत्र में उन चर्चित चेहरों को अपने कैमरे में कवर कर रही है, उनसे रूबरू करा रही है जो वाकई अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्य में अपने क्षेत्र में एक दम रख रहे हैं और अपने क्षेत्र में लगातार चल रहे हैं। 2017 का समय था जब भारतीय जनता पार्टी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में 8 विधानसभा की सीटें गईं, 4 पर जीत मिली। उस 4 में जो जीत जिन विधायकों को मिली उसमें एक रामानंद बौद्ध जी भी हैं। लगातार अपने बयान ये देते रहते हैं, समाज के कार्य करते रहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामानंद बौद्ध जी कुशीनगर रामकोला के सुरक्षित सीट से विधायक हैं। सर, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए आपको। सर, व्यक्ति विशेष हमारी एक मुहिम है, उसमें हम वो चर्चित चेहरे जो लोग वाकई जानना चाहते हैं वो मैसेज करते हैं कि इन विधायक का, इन सांसद का आप इंटरव्यू कीजिए, ज़रा उनके जीवन के बारे में पूछिए। सर, कुछ अपने बारे में बताएं, कैसा संघर्ष रहा? देखिए, हम लोग तो समाज के दर्दों से, सामाजिक दर्दों से विद्यार्थी जीवन में ही राजनीति के क्षेत्र में अपना दस्तक हम लोगों ने दिया था। जब हम जूनियर में पढ़ रहे थे तो उस समय एक हमारे घर के बगल के डॉक्टर थे, डॉक्टर उदय प्रसाद जी। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधार समिति चलाते थे। उनके माध्यम से हम उस समिति में काम करने का मुझे वो मौका दिए और मैं उस समिति में मैंने काम किया। उसके माध्यम से पूरे जनपद में दलित बस्तियों में, मलिन बस्तियों में गरीबों के यहाँ जाने का अवसर मिला और शिक्षा भी चलता था साथ साथ। तो एक तरह से धीरे धीरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन था, जो संदेश था शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति और संघर्ष के प्रति, तो उसको लेकर के हम गांव गरीब में पहुंचाए और पहुंचाने के बाद धीरे धीरे समाज को जगाने के बाद हम लोगों ने 84 में एक एम्पायर खड़ा किया इस प्रदेश में और आज भी वो एम्पायर चल रहा है। लेकिन हम लोग आज भी अपने मूल रास्ते पर ही हैं। 1996 में चुनाव लड़ा, उसके पहले तमाम सारे संघर्ष मैंने किया और मेरे संघर्षों में हर समाज के दुख दर्दों को लेकर के मेरे संघर्षों में वो सम्मान आया, वह उत्तर भी आया, उनके हितों का भी सरकार ने ख्याल किया जिससे उनको लाभ मिला। तमाम यहाँ कई बार थाने का मैंने घेराव किया, जिले का घेराव किया, तहसील का घेराव किया। जब जब आवश्यकता पड़ी संघर्षों की, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, ब्राह्मण के लिए, हमारे क्षेत्र का एक मिसाल है, मैंने ये किया। और करते मैं राजनीति का सफ़र तय किया और मैंने उल्लेख भी किया था पर्चा दाखिला करते समय मैं कितने तमाम संघर्ष मैंने किया, उसका उल्लेख किया था। तमाम बार जेल भी मैं गए और जेल भी जनता के हितों के लिए ही मैं झेला और आज भी जनता उसको ख्याल करती है। अभी हाल में मैं विधायक होने के बाद भी जेल गया था। कोई मेरा दोस्त नहीं है, ये जनप्रतिनिधि का जो कार्य होता है मैंने वो किया और फर्जी मुझे जेल भेजा गया और ऐसे लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती मुकदमा लिखाया गया कि आगे बढ़ रहे हैं, जनता में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो रोका गया। हम रोक लें लेकिन कोई रोक नहीं पाता उस वेग को, उस धारा को जो आम जनमानस के दिलों से निकलता है, उसको कोई रोक नहीं पाता। तो संघर्ष की कोख से हमारा जन्म हुआ है राजनीति में और छात्र जीवन में मैं राजनीति किया। हमारे जो भाजपा के जिला अध्यक्ष थे जेपी शाही, उनको मैं कंधे पर बैठा करके छात्र जीवन में उनको चुनाव भी लड़ाया, अपने भी लड़ा। सफलता नहीं मिली लेकिन लड़ा, लड़ने से सीख मिली और सीख मिल करके मैं आज इस क्षेत्र में हूँ। 3 बार मैंने चुनाव लड़ा, एक बार बसपा से 1996 में लड़ा, उसके बाद 2007 में मैं कांग्रेस से लड़ा, 2012 में भी मैं कांग्रेस से लड़ा। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया माननीय राजेश पांडे के नेतृत्व में और आदरणीय राजनाथ सिंह भी आए थे जो हमारे भाषण पर बहुत खुश होकर के मेरी पीठ भी रामकोला की धरती पर थपथपाए थे। तो बाद में गठबंधन हुआ भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी से, मैं चुनाव लड़ा, छड़ी चुनाव चिन्ह से मैं चुनाव लड़ करके इस जनपद में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने का काम किया। रामानंद बौद्ध जी, ये कहा जाता है कि गठबंधन था तो आप रामकोला चले गए, आपको कहीं और से चुनाव लड़ने का मन था,
ये कितनी सच्चाई? लोगों का ये कहना था कि सुरक्षित सीट हो गई, गठबंधन बीजेपी और सुहेलदेव पार्टी में हो गई, तो आप कहीं और से लड़ना चाहते थे। क्या ये जिक्र सही है? कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हमारे अंदर एक अपनी खुद की एक क्वालिटी है। हम कह रहे हैं कि अगर अनारक्षित सीट है तो उनको मौका मिले, सुरक्षित सीट है तो हमको मौका मिले। और कभी मैंने ये चेष्टा नहीं किया कि हम अनारक्षित सीट पर बढ़ कर के कदम बढ़ाएं। और इसका यही मुझे लाभ भी मिला कि सामान्य वर्ग का भी वोट मेरे साथ जुटा था और आज भी जुटा हुआ है। और मुझे लगता है कि 2017 से जनता ने जो मुझे सहानुभूति दी और वोट दिया, इस बार में बहुत काफ़ी इजाफा भी हुआ है। और मैं सर्व समाज को लेकर के चलता हूँ। मेरे पास सर्वदल के लोग आते हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ। कोई एक व्यक्ति, मेरे विधानसभा में 4.5 लाख मतदाता हैं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है मुझे दलगत भावना से, जातिगत भावना से, धार्मिक भावना से मेरे भावनाओं को आहत पहुंचाए हों या मैं उनको इग्नोर किया। ये तो आपके जीत के अंतर से लग रहा है कि आपको सारी बिरादरियों का बहुमत मिला। आप चौथे स्थान पे रहे कांग्रेस से जब आपने चुनाव लड़ा। आप जब बीजेपी में आए, गठबंधन में आए, तो आपके वोटों में इजाफा हुआ और काफ़ी संघर्ष था टिकट को भी लेके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया। क्या लगता है जब आपकी पार्टी का गठबंधन टूट चुका है और आप 8 ओबीसी पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, कितनी रफ्तार होगी आपकी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आने वाले? देखिए, हम 3 बार टिकट पाए, चौथी बार भी टिकट पाए। 2 बार, एक बार तो आदरणीय विक्रम इंजीनियर ने मुझे टिकट दिया था बसपा में। 24 घंटे के अंदर कैलाश चंद का टिकट कट करके मुझे मिला। और उसके बाद अब तक टिकट की भूमिका में मैं कहीं भी गया तो मुझे टिकट मिला। और उस भूमिका में कहीं ना कहीं किसी ब्राह्मण का ही हाथ था। जब मैं कांग्रेस से टिकट मांगा तो आदरणीय राजेंद्र पांडे जी, आज स्वर्गीय हो चुके हो, उन्होंने मुझे 2 बार टिकट दिलवाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, ज्वाइनिंग किए, विश्वास के साथ किए। राजेश पांडे में मेरा विश्वास था, उनके साथ में जुटा, मैं पार्टी ज्वाइन किया। बाद में टिकट के लिए मैं दिल्ली तक पहुंचा, लेकिन पहुंचने के पहले से ही गठबंधन हो गया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से। बाद में पता चला कि ये सीट चली गई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कोटे में। तो सबसे बाद में मैंने संपर्क किया। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी मेरे ऊपर विश्वास भी नहीं करते थे कि ये चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि भाजपा के सभी नेता गए थे। दीपलाल भारती गए थे, हिंदू युवा वाहिनी के ये एक गौड़ साहब हैं, शेषमणि गौड़, ये भी गए थे। अरे जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो चले गए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से टिकट मांगने। उसमें भी मैंने पीछे था, लाइन में मैं बहुत सबसे पीछे था। लेकिन हमको वहाँ एक मार्गदर्शक मिल गए, आदरणीय डॉक्टर संतोष पांडे जी। उन्होंने जब इंटरव्यू लिया सभी नेताओं का, जितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो जब इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नेताजी आपकी पहचान अलग दिख रही है और आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको टिकट दिलवाऊंगा। और आदरणीय डॉक्टर संतोष पांडे जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो उन्होंने उनके परिश्रम से उन्होंने विश्वास दिलाया ओम प्रकाश राजभर जी को कि ये चुनाव जीत जाएंगे और इनको आप टिकट दीजिए। लेकिन सिंबल हमको छड़ी मिला। टिकट तो आदरणीय पांडे जी ने दिलवाया और सिंबल हमको छड़ी मिला। छड़ी और हाकी में बहुत अंतर भी नहीं था। यहाँ कोई समझता था हाकिया ही छड़ी है, कोई छड़ी को हाकी समझता था। लेकिन बावजूद उसके हम अपने विधानसभा के मतदाताओं के चरणों को नमन करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने छड़ी को इतना तेज़ दबाया कि हर ईवीएम मशीन पर घिस गया और इतना बड़ा सम्मान दिया। अगर मैं कहीं कमल के फूल से या चर्चित चुनाव चिन्ह से मैं लड़ा होता तो मुझे ऐसा लगता तो उत्तर प्रदेश में मेरा पहला स्थान होता। ऐसा कहा जाता है कि आप केशव प्रसाद मौर्य के बड़े करीबी हैं। आपका एक बार विरोध भी हो रहा था, आप वहाँ पहुँचे भी। मुख्यमंत्री से इतनी नाराज़गी क्यों? नहीं, हमारी नाराज़गी कहीं नहीं है। वो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। महाराज जी जब मैं चुनाव जीत करके गया और महाराज जी उस मुख्यमंत्री बनने के दौर से वापस आ गए थे दिल्ली से। जब महाराज जी से मंदिर पे मैंने मिला तो हमने कहा, महाराज जी काश आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते तो पूर्वांचल का विकास हो जाता। ये मैं मंदिर पे कहा था महाराज जी से। और सौभाग्य कहिए कि ठीक उसके दूसरे दिन
महाराज जी की बुलावा दिल्ली से आ गया, चार्टर प्लेन आ गया गोरखपुर एयरपोर्ट पर, और महाराज जी यहाँ से गए और मुख्यमंत्री के जब वो घोषणा हो गया, कमेटी ने पास कर लिया, तो महाराज जी का भी मैंने सम्मान किया था लोक भवन में, और महाराज जी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद भी दिए, क्योंकि मैंने एक दिन पहले मैंने यह बात कहा था, और महाराज जी के जहन में वो निश्चित रूप से वो बात घुसी। तो कभी दूरी नहीं रही है ना, दूरी है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, पूज्य भी हैं, चूँकि जोगी हैं तो पूज्य भी हैं, और हम यही मानते भी हैं। लेकिन हर काम माननीय मुख्यमंत्री से नहीं होता है। मैंने कई बार मांग भी किया था, जैसे हमारे यहाँ राजकीय महाविद्यालय बन रहा था, अभी बन रहा है इस समय। मैंने महाराज जी से कहा था कि महाराज जी, हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र, अनुसूचित सीट है, और यहाँ कोई सरकारी प्रतिष्ठान नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आप राजकीय महाविद्यालय दे देंगे, पॉलीटेक्निक दे देंगे, ITI दे देंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ का बच्चा पढ़ लिख करके अपना वो शिक्षा ले सकता है। महाराज जी ने ध्यान भी दिया, हमारे यहाँ राजकीय महाविद्यालय बन भी रहा है। लेकिन सड़क के मामले में चूँकि महाराज जी की देन थी कि हमको कोर कमेटी में डाले, आदरणीय मौर्य जी, केशव मौर्य जी के कोर कमेटी में डाले। 12 मेंबर हैं, 12 में से एक मैं भी हूँ। और बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय केशव मौर्य को कि हमारा दल अलग भी हो गया, लेकिन अभी अपने दिल से नहीं निकाले, अभी मैं कमेटी में हूँ। और सड़क के मामले में हमारे क्षेत्र में सड़क बहुत कम बना था। एक सड़क बनवा करके लोग 100 सड़क का ढिढोरा पीटते थे, लेकिन मैं 350 सड़क बनवा करके मैं कहीं चर्चा नहीं करता हूँ। जनता देख रही है, जनता चर्चा कर रही है कि मेरे क्षेत्र में जो नहीं अब तक हुआ था वो विकास हुआ है। समरसता की गंगा वही है। एक सामाजिकता जो है, हम समाज के हैं, भले समाज में ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, बस सारे जातियाँ हैं, लेकिन कहीं नहीं एक समरसता का भी हमने रामकोला में संदेश दिया है, जो सभी लोग संतुष्ट रहते हैं। और सभी लोगों को, हम सेवक हैं तो सेवा करते हैं, मैं उसमें जाति नहीं देखता हूँ, धर्म नहीं देखता हूँ, मजहब नहीं देखता। मेरे दर्शक ये पूछ रहे थे, व्यक्ति विशेष में आपकी चर्चा आई, बहुमत था कि रामकोला के विधायक रामानंद बौद्ध जी का इंटरव्यू किया जाए। सर, ऐसा कहा जाता है कि आपका क्षेत्र समाजवादी पार्टी के पूर्णमासी वहाँ से विधायक रहे, और जब जब वहाँ से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, लखनऊ में उनकी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी, कहीं ना कहीं आप बीजेपी और गठबंधन के लिए बड़े शुभ रहे, और आपने उस किला को फतह किया। जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, ये भी उनके लिए शुभ था, और आप उस सीट से आए जो कि समाजवादी पार्टी के लिए शुभ था। जब जब जीत मिली, सरकार उनकी बनी, आपने उस किला को फतह किया। ये बहुत बड़ी बात है। एक गठबंधन देखा, जब आप जीत कर आए तो आपके मैंने बयान देखे, कई जगह आपके इंटरव्यू सुने, आप बीजेपी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि गठबंधन तोड़ना पड़ा और रामानंद बौद्ध बागी हो गए? नहीं, हम बागी नहीं हैं। गठबंधन जिन शर्तों पर हुआ था, और वो शर्त था कि हमारी सरकार आएगी तो हम पिछड़ों में जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो आरक्षण से वंचित रह गया, आरक्षण का लाभ जिस तबके के नीचे तक नहीं पहुंच पाए, हम उसमें भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और दलित समाज में जो अति दलित है, जो आरक्षण से वंचित है, दलित समाज में भी कुछ तबके के लोग आरक्षण का समुचित लाभ उठाए, लेकिन जो निचला तबका है वो आरक्षण को समझ ही नहीं पाया। तो हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस बेस पर समझौता किया कि ठीक है, अगर आपको सरकार आई, हम आपके सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, और सरकार बनती है तो आप जो है पिछड़े में, अति पिछड़े में और अनुसूचित में, अति अनुसूचित जो गरीब है, उनमें हम आरक्षण का लाभ उनके तक ले जाएंगे। और एक व्यवस्था बना करके, जो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट है उसके आधार पर, जैसे पिछड़ी में तमाम जातियां हैं जो सबके अधिकारों को अपने अकेले उपयोग कर लिया, प्राप्त कर लिया, लेकिन उस समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो वंचित है, जैसे भर है, केवट है, बिन्न है, मल्लाह है, तेली, तमोली, तमाम सारी जातियाँ हैं जो उस आरक्षण के लाभ से वंचित हो गई। उसका बेटा चपरासी नहीं बन पाया, सिपाही नहीं बन पाया, IAS IPS की तो बात छोड़ दीजिए। तो आदरणीय ओम प्रकाश जी की ये दर्द था, जिस दर्द को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से समझौता हुआ 2017 के पहले, और उस समझौते के तहत हम लोगों ने चुनाव लड़ा। सरकार बनने के बाद ये सरकार इस मुद्दे को भूल गई। सरकार, बीजेपी के लोगों का कहना है सब कुछ तो दिया, पहले ही बार में मंत्रालय दे दिया, कुछ जो उनके करीबी लोग थे उनको हमने कई योजनाओं में प्रमुख पदों पर रखा, और उनका ये भी कहना था कि उनका ये मांग था कि लखनऊ में कार्यालय बने,
कई जिलों के वो चाहते थे डीएम उनके पक्ष उनके बनाए हुए लोग हों। कई बार उन्होंने ये भी बयान दिया कि हमारे गांव का सड़क नहीं बना है। तो इतना कुछ कैसे हो गया? सब कुछ तो बीजेपी वालों का कहना है दिया, तो मंत्रिमंडल दिया, सीटें जहाँ थी घोसी की सीटें भी दी, ऐसा क्यों हो गया? देखिए, वो सही बात है, गठबंधन में गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं साल भर के बाद से जिस बिंदुओं पर समझौता हुई थी, गठबंधन हुआ था, सरकार भी अनदेखी करने लगी। भाई मंत्रिमंडल दिया, देखिए उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार तो होता ही है, 40, 45, 50 तक मंत्री रहते हैं। सरकार उसी प्रक्रिया में इनको भी ली, चूँकि गठबंधन है तो गठबंधन में अनुप्रिया को भी दिए और हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भी दिए, तो दिए तो ठीक है, वो तो चलना चाहिए। और गठबंधन धर्म को भी पालन होना चाहिए, जिस तरह अनुप्रिया ने पालन किया, लेकिन कहीं न कहीं से हम उस पर पालन करने में अक्षम रहे। लेकिन उस अक्षमता में सरकार जिस विषयों पर, जिस बिंदुओं पर समझौता की गठबंधन की, उसको धीरे धीरे सरकार इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो जब उधर सरकार इग्नोर करना शुरू की तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर भी अपने बयान को फिर तेज करना शुरू कर दिए, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए कि सरकार मूल बिंदुओं से भटक रही है, सरकार ने जिस पर कमिटमेंट किया सरकार उसको हटा रही है, उसको नहीं मान रही है, इग्नोर कर रही है। तो धीरे धीरे कटुता बढ़ती गई। कटुता बढ़ने की वजह से मुख्यमंत्री भी अब धीरे धीरे अधिकारियों में भी धीरे धीरे संदेश देने लगे। तो जब संदेश देने लगे तो अधिकारी भी कहीं न कहीं से आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को इग्नोर करने लगे। तमाम डीएमओ से झड़प हुआ, अधिकारियों से भी उनकी लड़ाई हुई। तो धीरे धीरे इस तरह करके कटुता बढ़ी और कटुता बढ़ने का नतीजा ये है कि बाद में गठबंधन टूट गया और सरकार से बाहर हो गए। गठबंधन टूटने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पहली बात तो गठबंधन टूटना नहीं चाहिए। जिस तरह प्रिया पटेल जी निभा रही हैं, इनको भी उसी में घुस करके अपनी बात रखनी चाहिए, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। सरकार भी एक परिवार है, परिवार में तो तुम में होता है, लेकिन उस व्यवस्था को लेकर के चलना चाहिए और अपने समाज का हित, अपने गरीबों का हित जो मूवमेंट था उसको लेकर के चलना चाहिए था। मैं इसी बयान की बात कर रहा था, बेबाकी से अपने बयान रखते हैं, ये नहीं कि हम जिस पार्टी में हैं, जो रामानंद बोस जी को सही लगता है मुखर होकर अपनी बात कहते हैं। इस गठजोड़ से आपको क्या लगता है 22 में आप कितने सफल होंगे? देखिए, अभी तो चल ही रहा है। हम लोगों को प्रमुख मुद्दा है बीजेपी को रोकना। बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग तमाम छोटे दलों से समझौता करेंगे और संभावना ये भी है कि हम आदरणीय अखिलेश यादव से भी गठबंधन करेंगे। कारण ये है कि जिस बिंदु को लेकर के हम लोग सरकार में आए, सरकार का साथ दिए, वो तो बिंदु अपनी जगह पर है, लेकिन ये सरकार, वर्तमान सरकार किसान का, गरीब का, मजदूर का, नौजवान का उत्पीड़न कर रही है। और जिस शिक्षा के बदौलत ये घरवाहे का बेटा, गरीब का बेटा आज विधायक बना हुआ है, वही शिक्षा को सरकार तोड़ना चाहती है। नई शिक्षा में ले आ रही है। अभी सरकार एक नई नीति लेकर आई है, शिक्षा की नई नीति, जिसमें आंगनबाड़ी पढ़ाएगी। आंगनबाड़ी खुद नहीं पढ़ी है तो आप बताइए वो शिक्षा कहाँ से देगी? और देश की बुनियाद, प्रदेश की बुनियाद और समाज की बुनियाद और सामाजिक पूरे देश की संरचना के बुनियाद में अगर कुछ है तो शिक्षा है। आज शिक्षक भी उत्पीड़ित है, आप शिक्षा को भी तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, शिक्षा को तरह से समाप्त करना चाहते हैं। आप ये भी देख लें, कोरोना पीरियड में हर जगह तमाम संस्थानें चालू हुई, तमाम प्रतिष्ठानें चालू हुई, तमाम शराब भट्टियाँ चालू हुई, लेकिन शिक्षा को मोड़ दिया गया। नहीं, बच्चे नहीं स्कूल आएंगे, उनको कोरोना हो जाएगा। 200 मीटर का भीड़ लग रहा था शराब भट्टी पर, मैं अपनी आँख से देखा हूँ। तो कोरोना नहीं है, वही गांव के बच्चे अपने गांव में झुंड बना करके खेल रहे हैं, तो कोरोना नहीं है। आज के 4 महीने पहले एक दिवसीय सदन था, उसमें बुलाया गया था, हम लोग गए थे। 20 तारीख को हाउस था, 19 तारीख को पहुँचे और सरकार के निर्देश में कि सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट हो। उसी कड़ी में मेरे यहाँ लोग 7 बजे पहुँच गए लखनऊ मेरे आवास पर। हमें कुछ नहीं हुआ था। जिन लोगों ने आया, नाक में एक लकड़ी का उतना था, उसको डाले लोग, अब निकाले तो पता नहीं क्या केमिकल डाले, कहे आप पॉजिटिव हो गए। हमने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा कोई तबीयत नहीं ख़राब है, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कोरोना पॉजिटिव बता दे रहे हो मुझे। कहा नहीं सर, तो जो आया वही मैं बताऊँगा। और मैं एतराज़ ही कर रहा हूँ, तब तक वो जो है डीएम को फ़ोन कर दिया, डीएम ने हमारे ज़िला पे फ़ोन कर दिया, दूसरे दिन पेपर में आ गया। अब कोरोना नाम के डर से, मैं कोई बीमारी नहीं थी, उसके डर से
मेरे पेट में इतना गैस बना कि मैं 1 घंटे में 10 बार दस्त गया। तमाम अधिकारी, तमाम डॉक्टर्स हमारे मित्र हैं, मैंने उनसे राय लिया, कहने कहीं कुछ नहीं, आप आराम से पड़े रहिए, कहीं कुछ नहीं, कोरोना कहीं कुछ नहीं। हमने कहा कुछ मुझे हुआ ही नहीं है। और उसके बाद आदरणीय राजेश पांडे जो हमारे यहाँ सांसद रहे, मैंने कहा भैया जी इस तरह का बात है, कहना कुछ नहीं महाराज, अपने घर पड़े रहिए। तो हम 2-4 दिन अपने वहीं लखनऊ आवास पर पड़े थे। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन किया डीएम को, तो डीएम ने फिर एक टीम भेजी, तो जो आए फिर जांच किए, सब कहने आप नेगेटिव हो गए। तो मुझे लगता है कि कोरोना एक डर है, कोरोना भी कोई बीमारी नहीं है। ऐसे तमाम ऐसे हमारे देश और प्रदेश में वायरस घूम रहे हैं, कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना हुआ कोरोना के नाम का फैला दिया, जिसमें आपकी भी भूमिका बड़े पैमाने पर थी इस देश में, उस प्रदेश में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका बहुत बड़े पैमाने पर थी। गांव-गांव, घर-घर में टीवी लगी है, घर-घर के लोगों को डरा दिया गया समाचार के माध्यम से, कोरोना है, हाई करिए, दुनिया भर के टीम टाम लगा, पूरी दुनिया तो परेशान थी। अमेरिका जो स्वास्थ्य में ऊपर से 5 देश आते हैं, वहाँ देखिए लाशों का अंबार लगा हुआ था। WHO बार अपनी गाइडलाइंस दे रहे थे। देखिए शुक्ला जी, हम विदेश की बात नहीं करेंगे, हर देश से हमारे देश का कल्चर कुछ अलग है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ के सभी किसान, गरीब मजदूर खेत में काम करते हैं और इम्यूनिटी पावर बड़ा स्ट्रांग है। विदेशों की तरह लोग एसी में बैठ करके दिन भर और 24 घंटा समय नहीं काटते। हमारे यहाँ लोग कहीं ना कहीं लोग मेहनत करते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, और कोरोना जैसे यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। इस क्षेत्र में बड़ी समस्या गन्ना जो उत्पादक हैं चीनी मिल को लेके है। जैसे कि आपने बताया कि एकड़ गन्ने जला दिए गए या सूख गए। सर एक ही साथ मैं अपने दोनों क्वेश्चन पूछ लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन है कृषि विधेयक पे। सरकार कह रही है कि कृषि विधेयक ठीक है, विपक्ष बरगला रहा है, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी बॉर्डर तक गए समर्थन करने के लिए किसानों का। दोनों क्वेश्चन का सर आप जवाब दे दीजिए कि चीनी मिल पे क्या प्रगति है और किसानों का क्या कहना है आपके क्षेत्र के। देखिए, हमारा विधानसभा प्रदेश के सभी विधानसभाओं से चीनी मिल के बारे में समृद्ध है। हमारे विधानसभा में 4-4 चीनी मिलें चल रही थी। सरकार के गलत नीतियों के कारण 2 चीनी मिलें बिक गई, 2 चीनी मिलें चल रही हैं, जिसमें 1 चीनी मिल डेड हो गई है, अब अगले वर्ष नहीं चल पाएगी, कप्तानगंज चीनी मिल। मैंने इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध किया था VC के माध्यम से कि महाराज जी मेरे यहाँ चीनी मिल लगनी चाहिए, जो पिपराइच में लगने की व्यवस्था बन रही है वो लक्ष्मीगंज में लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से वहाँ के किसानों के चेहरे पर खुशहाली आ जाएगी। क्योंकि प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पाद अगर कहीं होता है तो विधानसभा रामकोला है। 4-4 चीनी मिलों का आपूर्ति करता था रामकोला अकेले, और चीनी मिल वहीं लगनी चाहिए। लेकिन महाराज जी की सोच कैसी थी, किस तरह थी, जहाँ 10% प्रोडक्शन है वहाँ महाराज जी ने चीनी मिल लगाया। आज भी हमारे ही क्षेत्र के गन्ने से चीनी मिल चली है। तो सरकार इस पर भी हमको इग्नोर कर दिया। VC में मैंने एक भी कहा था कि महाराज जी 5000 एकड़ गन्ना हमारे रामकोला विधानसभा क्षेत्र के जोनों में ये सूख रहा है, सूख गया है। जिस किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन थी, 2 एकड़ में गन्ना लगाया, 2 एकड़ गन्ना सूख गया। सरकार ने कोई उसकी कारगर उपाय बनाई, और ना ही सरकार उस किसान को कोई क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था बनाई। मैंने महाराज जी से कहा था, 3 बार VC में कहा था, DM भी बैठा था हमारे सामने, और सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज किसान रो रहे हैं, उजड़ गया, मजदूरी मिलनी नहीं है, दिल्ली पंजाब हरियाणा जा नहीं सकता चूँकि कोरोना काट रहा है, तो वो मर रहा है घर पे। किसी तरह रोटी मिल रही है तो चटनी नहीं मिल रही है, ये दशा बनी हुई है। और अब किसान के खेत में गेहूँ हो गया। आपने कृषि कानून के बारे में आपने पूछा, गुरुजी मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ, ये सवाल जिनमिन भी है। हमारे खेत में गेहूँ हो गया, पूरे देश के किसानों के खेत में गेहूँ हो गया। आपने सब रेट बना दिया, सब निर्धारण कर दिया, कानून बना दिया। क्या हमारे उत्पाद पर नहीं आप कानून बनाएंगे? हमारे खेत में हमारे गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई, गेहूँ पैदा हो रहा है, गन्ना पैदा हो रहा है, आप उसको नहीं बढ़ाएंगे? उस पर आप कानून नहीं बनाएंगे? सरकार तो कह रही है कि जो शांता कुमार की रिपोर्ट आई उसमें पूरे भारत में 6% लोग ही MSP का फ़ायदा उठाते हैं। उस पर भी जो 2 राज्य हैं,
पंजाब और हरियाणा और यूपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बस यही 3 जगह एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं और अपना जो उत्पाद है वो एपीएमसी में ले जाकर बेच पाते हैं। ये छोटे छोटे खेतिहर हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं। नहीं, वो जो भी रिपोर्ट दे रहे हैं निश्चित रूप से उन्हें कहीं ना कहीं भावनाओं में ग्रसित होकर के रिपोर्ट दे रहे हैं। हम कह रहे हैं एमएसपी पर कानून बन जाएगा, अभी 2000 कुंटल गेहूँ का रेट निर्धारित हो जाए, कानून बन जाए तो हमारा किसान चाहे जहाँ बेच ले। आपने फ्री होल्ड कर दिया, स्टॉकिस्टों को जो है आपने बढ़ावा दे दिया, मनमानी खरीदेंगे। लेकिन आप कानून तो बना दीजिए। आप मंडी ख़त्म कर रहे हैं, मंडी 2% टैक्स था, आप ख़त्म कर देते, ठीक है। अब उसके आड़ में आप मंडी ख़त्म कर दिए। जब मंडी ख़त्म करेंगे तो 2-2 लाख का बेरोजगारी बढ़ेगी हमारे सर पे, हमारे प्रदेश पर वो बेरोजगारी बढ़ेगी। वो तमाम करोड़ों रुपए लग करके जो मंडी समितियों को तैयार किया गया वो भी सब समाप्त हो रहा है। तो ये जनता का नुकसान है। दूसरी बात, आपने कानून बनाया नहीं। हम औने पौने दाम, अभी गेहूँ हमारे खेत में हो रहा है, कटा है। आज सवेरे मैं देखा हूँ नर्मदा सिंह का गेहूँ जा रहा था, 1200-1300 बेच कर घर जा रहे थे। आप कानून बना देते तो वही 2000 में बिकता। किसान आज 6 लाख 7 लाख की संख्या में रोड पर बैठा है, वो कोई गलत नहीं कह रहा है, वो यही कह रहा है कि हमारे प्रोडक्ट पर जो है सरकार कानून बनाए, हम प्रदेश में नहीं देश में कहीं बेचें, हमको रेट मिले, अभी किसान खुशहाल हो जाएगा। आप नारा देते हैं, 6 साल हो गया भारत सरकार को, आपने नारा दिया किसानों का आय दूनी करेंगे। कैसे दूनी करेंगे? हमारा धान बिका है 1100-1200 बिका है, यही किसान बैठे हैं, पूछ लीजिए। 1100-1200-1300 धान बिका है, गेहूँ यही रेट बिक रहा है। आप कहते हैं किसानों का आय दूना कर देंगे। 4 साल हो गया प्रदेश सरकार गन्ना की मद में 4 आना भी नहीं बढ़ाई। आप कहते हैं किसानों का आय दूना करेंगे। कौन सी ऐसी उपाय है, कौन सा ऐसा जादू है आप किसान का आय का दूना करेंगे? भाई किसान जो प्रोडक्शन कर रहा है, जब उसका रेट बढ़ेगा तब उसका आय दूना होगा। सरकार पीछे हट गई, कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया, सरकार 18 महीने पीछे चल गई। सरकार का ये कहना था वार्ता करिए, वार्ता पे वार्ता हो रही थी, बैठ के एक टेबल पर वार्ता सुलझा, लेकिन आप लोग आंदोलन में आग लगा रहे थे। नहीं, देखिए किसान के आंदोलन में मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अब तक नहीं गया। मंचों पर देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देख लीजिए, योगेंद्र यादव ने चुनाव लड़ा, चुनाव हारे, उनको देख लीजिए। किसान का आंदोलन जब शुरू हुआ, किसान ओनली फॉर किसान का जो नेता था, किसान वही लोग थे, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक पार्टियों से भी उनका संबंध है। किसान वोट देता है, हमारी भी भावना है हम किसान के साथ रहेंगे, लेकिन हम मंच पर नहीं गए। तमाम ऐसे नेता हैं मंच पर नहीं गए, लेकिन उनकी भावना है कि किसानों का हित हो। एक तरफ आप कहते हैं किसान अन्नदाता भगवान है, और दूसरी तरफ आप किसानों के लिए कील ठोक रहे हैं, उसके सीने में खंभा गाड़ रहे हैं। यही लोकतंत्र है। डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, ये भारत है। भारत में डिक्टेटरशिप लोग चला रहे हैं। जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप इतना बड़ा हिटलर शाही करेंगे? अरे एक बार किसान का तो जाकर के आंसू तो पोंछ दीजिए। सरकार कर रही है, पहले यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, और आप इस समय जाके आराम से यूरिया और डाई ले लीजिए। लेकिन कुछ किसान आपके पास बैठे हैं, उनका विरोध कर रहे थे यूरिया डाई पे मनचाहा पैसा मांगा जा रहा है। तो कौन सा झूठ कह रहे हैं? भूख हमको आज लगी है, 1 महीने बाद हमको खाना देंगे तो हम बचेंगे? हम पहले ही दम तोड़ देंगे। हमको आज ज़रूरत है। हमारा गेहूँ का दाम नहीं बढ़ा, आज बिकने जा रहा है। आज आपका डाई का दाम बढ़ गया, 1500 हो गया, यूरिया का दाम बढ़ गया। किसान कहाँ जाएगा? किसान के हाथ में केवल फसल है, कृषि है, उसी से अपने बेटी की शादी, अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई, बीमारी हिमारी सब करता है। आज क्या आप जरा समझ लीजिए, जो पैदा होगा वो जितना लागत लगी उतना ही नहीं निकल पाएगा, तो किसान जिएगा कैसे, पढ़ाएगा कैसे, शादी ब्याह करेगा कैसे, बीमारी हिमारी में इलाज कैसे कराएगा, कहाँ से लाएगा पैसा, जरा हमको बताइए। सर देखते जब चुनाव होता है सारी पार्टियां विकास भूल जाती हैं। बंगाल में देखिए मोदी जी कह रहे हैं जय श्री राम, ममता कह रही है षष्ठी का पाठ करके आ रहे हैं, तमिलनाडु में स्टालिन कह रहे हैं हमारी बीबी सवेरे पूजा करती। ये विकास जहाँ का आ रहा है, उत्तर प्रदेश का 2017 का देखा, 2019 में देखा जाए या जो भी चुनाव पीछे हुआ है, शमशान से विकास कब्रिस्तान तक जाता है। ये किस तरह का राजनीति है? विकास पे चुनाव होना चाहिए। देखिए ये भाजपा सरकार की नीति है। भाजपा की सरकार कहती तो जरूर है, करती नहीं है। जब जब भी सरकार आई जो कही वो की नहीं, अब फिर ये दोबारा आती भी नहीं है। एक बार प्रदेश में हो गया ना, फिर दोबारा नहीं आएंगे। कब तक जनता को धोखा देंगे? अगर जनता भगवान है तो सचमुच उसकी पूजा होनी चाहिए। अगर किसान भगवान है, अन्नदाता भगवान है, धरती की छाती चीर करके अन्न देता है, 135 करोड़ जनता को खाने के लिए भोजन देता है, तो आपको भोजन तोड़ भी सकता है किसान। ये मतलब कमज़ोर मत समझिए। आज किसान रो रहा है, मर रहा है,
जानते हैं कितने किसान मरे? लगभग 200 किसान मरे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि देखिए जो भी आंदोलन हो रहा है हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हर जगह कोई किसान कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। आप जाने ही नहीं देंगे, लाठी से मारेंगे। यही अभी किसान आंदोलन की बात आई थी, हमारे पूरे जब आह्वान हुआ था किसानों का, जब किसान रोड पर उतरे तो लाठियों से मार करके उनके घर में बंद कर दिया। आपने कितने आंदोलन किए? हम तो 13 आंदोलन किए हैं। मैं आपको कितना गिनाऊं? कई सब आंदोलन किए हैं किसान के लिए। किसान के लिए किए हैं। किसान बिल पे हम लोग निकले हैं, लेकिन सरकार ने घुसेड़ दिया। निकलना ही नहीं दिया। अरे कोई नहीं निकला। हम लोग ट्रैक्टर पर बैठ करके भी वापिस हो गए। डंडा नहीं खाएंगे, लाठी नहीं खाएंगे, जेल नहीं जाएंगे। जेल तो जाने को तैयार है, लेकिन उसका मतलब तो निकले। लेकिन सरकार कहीं मतलब नहीं निकलने देगी। हाँ, कोई आवाज़ नहीं उठाने देगी। लोकतंत्र नहीं इस समय है, कहीं प्रदेश और देश में लोकतंत्र नहीं है। आप सुन रहे थे रामानंद बौद्ध जी को। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से आते हैं। सुहेलदेव के बारे में ये कहा जाता है कि 11वीं सदी में उन्होंने मोहम्मद गजनवी के भांजे को हराया था, और ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने सेना के आगे गाय बंधवा दी थी और उन्होंने गाय को हटाया। फिर उसके शायद पहले ऐसे हिंदुवादी राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के भांजे को हराया। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों में खूब चलता है। सुहेलदेव के नाम पर एक पार्टी भी इनकी बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। कैमरा संभाल रहे हैं सतीश। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।